हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस लेक्चर में राघवेंद्र सर आपको मोशन चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, दैट इज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। इस टॉपिक में हम स्पीड की बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, फॉर्मूले और यूनिट की बात करेंगे कि कैसे स्पीड को हम मेजर करते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल भी हम पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे। ठीक है, और मैंने न्यूमेरिकल में नंबर भी डाल रखा है ताकि आप उसे एनसीईआरटी से मैच कर सको। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपने पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और पहले टॉपिक पढ़ने के बाद अब हम सेकंड टॉपिक पर मूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि मोशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो कुछ समय लगेगा कि नहीं, यानी टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करेगा, है ना। मैं 1 घंटा पहले इस पोजीशन पे था और 1 घंटे बाद इस पोजीशन पे आ गया, तो मैंने अपने पोजीशन को चेंज किया, और इस पोजीशन को चेंज होने में कितना समय लगा, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। यानी कि कभी भी मोशन की बात आएगी तो मोशन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसमें टाइम भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। और जब हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ इंक्लूड करते हैं, तब पैदा होता है नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज स्पीड। और अगर डिस्टेंस रखते हैं तो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ रखते हैं तो वेलोसिटी। अभी आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया था। ठीक है, फिगर नंबर देखिए, लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 7.2। तो 7.2 का ये ए फिगर है और ये 7.2 का बी फिगर है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां फिगर में दिख रहा है कि एक बॉलर है, बॉल फेंक रहा है बैट्समैन को, क्रिकेट का ये मैच चल रहा है, और यहां जो बॉलिंग की स्पीड है, बॉलर ने जो बॉल फेंका उसकी स्पीड है 143 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इस 143 किलोमीटर पर आवर का मतलब आप क्या समझते हैं। उसी तरह फिगर नंबर 7.2 के बी में यहां आप देख रहे हो साइन बोर्ड है, और इस साइन बोर्ड में लिखा है कि छोटी कारों का जो रफ्तार होगी, स्पीड होगी, वो 50 किलोमीटर पर आवर, और जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इस सड़क पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी, स्पीड लिमिट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां बॉल की स्पीड आपकी 143 है किलोमीटर पर आवर, यहां कार की स्पीड बोला गया 50 किलोमीटर पर आवर। आखिर इसका मतलब क्या है, कुछ तो मतलब होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां किलोमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और यहां आवर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह यहां किलोमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, और यहां आवर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, है ना। और डिस्टेंस को हमने टाइम से क्या किया है, डिवाइड किया गया है, किलोमीटर पर आवर, यानी कहीं ना कहीं डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यहां भी 50 किलोमीटर पर आवर यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब भी डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है उसी को स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड। तो इसका मतलब यह है कि अगर बॉलर ने बॉल फेंका तो बॉल की स्पीड है 143 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में बॉल कितने डिस्टेंस को कवर करती है, 143 किलोमीटर ट्रेवल करती है। क्योंकि पर यूनिट बोला जा रहा है ना, तो पर यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर पर आवर यानी 1 आवर, 50 किलोमीटर पर आवर यानी 1 आवर। ठीक है, तो जब भी पर की बात आए, पर मतलब समझ जाना 1, तो पर आवर मतलब 1 आवर, पर सेकंड बोले तो 1 सेकंड। तो जहां भी वर्ड पर यूज हो जाए इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो यहां किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में कितने किलोमीटर बॉल ट्रेवल कर रही है, 143 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और किलोमीटर को हमने टाइम से डिवाइड किया है, 143 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये बॉल की स्पीड हुई, 50 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड हुई। समझ में आई बात। तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, डिस्टेंस और टाइम।
बात क्लैरिटी हो गई? हाँ सर बिल्कुल क्लैरिटी हो गई। अब आगे चलते हैं। अब ये क्या जरूरी है कि सभी ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चले? बताओ, क्या यहां जो बॉल की स्पीड थी, एक ओवर में कितने बॉल बॉलर फेंकता है? 6 बॉल फेंकता है, 6 बॉल्स। तो क्या हर बॉल की स्पीड सेम हो, ऐसा कोई जरूरी है? नहीं, है ना। उसी तरह बॉल की स्पीड डिफरेंट थी, तो क्या कार की स्पीड भी वही थी जो बॉल की स्पीड है? नहीं, कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, बॉल की स्पीड 143 किलोमीटर आवर। यानी कि जरूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब वही चीज यहां लिखी हुई है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम ऑफ देम मूव स्लोली। इसका मतलब यह है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगाते हैं टू कवर ए गिवन डिस्टेंस। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? इसको मैं पिछले एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे यहां कार ने 50 किलोमीटर पर आवर को ट्रेवल करने में कितना समय लगाया? 1 घंटा। यानी 1 घंटे में कार कितनी ट्रेवल की? 50 किलोमीटर। लेकिन उसी 1 घंटे में ये बॉल कितना ट्रेवल कर रही है? तो 143 किलोमीटर पर आवर, है ना। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 143 किलोमीटर। यानी कि आपने दोनों को समय तो बराबर दिया, 1 आवर 1 आवर, लेकिन उस बराबर समय में बॉल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 143 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, जबकि उसी 1 आवर में जो कार है वो केवल 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है ना। बात समझ में आ गई? तो अब मैं आपसे कहूं कि कौन ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है? तो आप कहोगे बॉल। तो सेम टाइम में जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड क्या कहेंगे? ज्यादा है ना। तो बॉल की स्पीड ज्यादा है और कार की स्पीड कम है। और अगर कार को 1 आवर में 143 चलना है तो फिर क्या करना होगा? उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यानी अगर इस कार को 143 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा तो उसको 1 घंटा नहीं, 1 घंटा से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि कार तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है, तो 2 घंटे में 100 चलेगी, है ना, 100 किलोमीटर। तो 2 घंटे से ज्यादा समय लगेगा, तब जाकर ये 143 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। बात समझ में आई? तो वही चीज लिखा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बॉल और कार दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है और दोनों को अलग अलग समय लग रहा है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। इसको 143 किलोमीटर पर आवर 143 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग रहा है? मान लेते हैं 1 आवर। तो कार को ट्रेवल करने में ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि कार की स्पीड कम है। तो जिसकी स्पीड कम होगी उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा समय लगेगा, और जिसकी स्पीड फास्ट है वो जल्दी कवर कर लेगा, जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। अब आप खुद ही सोचो कि कछुआ और खरगोश की रेस हो गई, ठीक है, तो पहले कौन पहुंचेगा? अब कहानियों में तो खरगोश सो जाता है तो कछुआ पहुंच जाता है। लेकिन अगर दोनों ना सोए और दोनों स्टार्टिंग करें और बिना सोए एंड तक पहुंचे तो कौन पहले पहुंचेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, यानी खरगोश। तो वही चीज है ना, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कुल मिला के बात यही कही गई है, ठीक है। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम ऑफ देम मूव स्लोली। तो जो इक्वल इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम कहेंगे फास्ट है, और जो इक्वल इंटरवल में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो स्लो कहा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहां कह देता हूं कि 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों को मैंने टाइम दिया 1 आवर। कितना टाइम दिया? 1 आवर। अब 1 आवर में ए कितना ट्रेवल करता है? 72 किलोमीटर, और बी कितना ट्रेवल करते हैं? 95 किलोमीटर। दोनों को मैंने 1 आवर का समय दिया और दोनों ने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। ए ट्रेवल करता है 1 आवर में 72 किलोमीटर और बी ट्रेवल करता है 95 किलोमीटर। तो बताओ कौन फास्ट कौन स्लो? तो सेम टाइम में जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना, तो वो फास्ट हुआ,
और जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड क्या हुई, कम, तो वो स्लो हुआ। अब बात समझ में आई? इसका मतलब ये भी है कि अगर ए को 95 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो उसे 1 आवर से ज्यादा समय लगेगा, यानी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लग सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट द सेम रेट। यानी कि अब यहां से देखो, अब आप समझ गए होंगे। यहां मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, हां, इधर जीप है इधर साइकिल है, क्या दोनों की स्पीड सेम है? नहीं भाई, जीप ज्यादा फास्ट चल सकती है तो इसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है। साइकिल इंसान चलाता है तो इंसान बहुत तेज कितना चलाएगा, गाड़ी से तो तेज चलेगी नहीं। तो यानी दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट। वही लिखा है कि द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव, ऑब्जेक्ट जिस रेट से मूव करते हैं, तो रेट को मैंने क्या बोला था, टाइम के साथ डिस्टेंस यानी रेट, तो वो स्पीड है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो जिस स्पीड से मूव करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है कि नहीं? हाँ सर हो सकता है। यहां साफ साफ नजर आ रहा है डिफरेंट है, साइकिल की स्पीड अलग है और जीप की स्पीड अलग है। लेकिन यह भी हो सकता है कि जीप और साइकिल दोनों सेम स्पीड से चले। डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, एट द सेम रेट, यानी दोनों की स्पीड डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? क्लियर? हो सकता है कार है एक बस है, दोनों की स्पीड सेम हो या दोनों की स्पीड डिफरेंट हो, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया कि रेट के, अब जब हम बात कर रहे हैं रेट मतलब स्पीड, स्पीड मतलब टाइम के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपको बार बार दिमाग में बैठाना है। स्पीड का मतलब टाइम के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, स्पीड ज्यादा मतलब टाइम में, उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये बैठाना है दिमाग में। ठीक है, वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, अब मोशन के रेट को मेजर करने का एक तरीका क्या है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम। अब मैंने क्या बोला था, यूनिट टाइम या पर टाइम जब भी आ जाए तो समझ जाओ क्या, 1। तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का रेट, कितने स्पीड से वो मोशन कर रहा है या उसकी स्पीड कितनी है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि उसने यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब, यूनिट टाइम का मतलब या तो 1 सेकेंड या तो 1 आवर, यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और इसको अगर मैंने निकाल लिया तो मैं ऑब्जेक्ट का स्पीड या रेट ऑफ मोशन निकाल लूंगा। अगर मैंने आपको दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर 1 आवर में, तो 1 आवर, तो ये मेरा यूनिट टाइम हो गया, यूनिट का मतलब 1 सेकेंड 1 आवर, तो मेरे पास टाइम मिल गया मुझे 1 आवर और डिस्टेंस है कितना, 60 किलोमीटर। अब आप ही बताइए रेट ऑफ मोशन यानी स्पीड कितना आया, तो आप कहोगे 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई स्पीड। क्या हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई स्पीड। तो स्पीड का मतलब बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को अगर किलोमीटर में रख रहे हो तो टाइम को आवर में रखो, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे, स्पीड आ जाएगी। स्पीड का मतलब रेट ऑफ मोशन, कितने रफ्तार से कोई चीज मूव कर रही है। बात समझ में आ गई? हाँ, और इसी क्वांटिटी को, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो ये इसकी क्या है, डिफिनीशन है। तो आपको अगर डिफिनीशन पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप यही डिफिनीशन लिखोगे। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो ये पूरी लाइन स्पीड की क्या है, डिफिनीशन। एग्जाम में आएगा तो आपको यही लिखना होगा, रटो मत समझो। यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, ऑब्जेक्ट ने, वही उस ऑब्जेक्ट की क्या है, स्पीड है। अब किसी भी क्वांटिटी को, फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी जैसे स्पीड है, अगर स्पीड को लिखना है तो यूनिट लिखना जरूरी है। तो यूनिट कैसे लिखे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड का फॉर्मूला था
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो यूनिट अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस किलोमीटर में रख रहे हो तो टाइम को किस में रखना पड़ेगा, आवर में। तो फिर स्पीड की यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर पर आवर। वही हम नंबर के आगे लिख देते हैं, जैसे ये 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी क्या है, ये यूनिट है किसकी, स्पीड की। और ये क्या है, ये स्पीड का मैग्नीट्यूड कह लो या वैल्यू कह लो जो बता रहे हैं। बिना यूनिट के फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी नहीं लिखते। जैसे डिस्टेंस लिखोगे तो आगे किलोमीटर या मीटर लिखना पड़ेगा, टाइम लिखोगे तो 1 आवर, 1 सेकेंड, 1 मिनट, कुछ तो कुछ लिखना पड़ेगा, यूनिट लिखना जरूरी है। तो उसी तरह स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर, या अगर स्पीड मीटर में है तो फिर टाइम किस में रखना पड़ेगा, टाइम को आपको सेकंड में रखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना, किलोमीटर के साथ आवर और मीटर के साथ सेकंड। तो यानी किलोमीटर पर आवर भी यूनिट है स्पीड का, और मीटर पर सेकंड भी यूनिट है स्पीड का। और भी बताता हूं, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, और मीटर पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज फ्रैक्शन में नीचे रहती है डिनोमिनेटर में, जैसे यहां स्पीड डिनोमिनेटर में, सॉरी सेकंड का सिंबल है, ये डिनोमिनेटर में है, तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में ऊपर ले जाऊंगा तो इसका पावर मुझे माइनस का लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये पावर प्लस में था, +1, ऊपर ले जाऊंगा तो -1, तो इसका मतलब भी मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है। अब ऐसा ही सर 2 यूनिट हो गई, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, दोनों सही है, लेकिन अगर पूछे एसआई यूनिट क्या है, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट है, किसका, स्पीड का। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। अब द अदर यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की तो कोई दूसरी यूनिट भी हो सकती है, जैसे डिस्टेंस किलोमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है। तो उसी तरह स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, और सेंटीमीटर पर सेकंड में भी हो सकता है। अगर डिस्टेंस को मैं सेंटीमीटर में मेजर करूं और टाइम को सेकंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड हो गई, ठीक है। और चाहूं तो मैं किलोमीटर पर आवर में करूं। बात समझ में आ गई, यानी स्पीड की बहुत सारी यूनिट है, स्पीड की बहुत सारी यूनिट है। मेन यूनिट आपको याद रखना है, मेन यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर भी है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी है, ठीक है। तो याद रखना, मीटर और सेंटीमीटर के साथ सेकंड यूज होते हैं टाइम, और किलोमीटर के साथ टाइम आवर में रखना है। बात समझ में आ गई। और कभी टाइम आपका मिनट में दिया है और डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो फिर क्या करें, तो मिनट को सेकंड में बदल लेना, और सेकंड मिल गया, मीटर है ही तो मीटर अपॉन सेकंड कर देना, आपकी स्पीड आ जाएगी ऑब्जेक्ट की। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। सर मैग्नीट्यूड का मतलब, अरे वही नंबर जो बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि ए की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब 60 किलोमीटर पर आवर में ये 60 क्या हो गया, ए की स्पीड ही तो हो गई, और ये यूनिट हो गई, तो ये हो गया आपका स्पीड की यूनिट। क्लियर। और ये 60 क्या हो गया, 60 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। तो स्पीड में ए की जो स्पीड थी, स्पीड बताने के लिए हमें डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड को यूनिट के साथ लिखते हैं। डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, 60 किलोमीटर पर आवर किधर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नहीं, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। तो कभी भी अगर आपको ऐसे बोला जाए कि भाई स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है, 120 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब कि हम जब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नंबर यानी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, तो वो स्पीड है। और अगर सर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताएं तो मैं अभी बताऊंगा आगे कि उसको क्या कहा जाएगा, लेकिन इतना समझ में आ गया। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखकर स्पीड का यूनिट लिख दिया जाए तो इसका मतलब वो क्या है, वो स्पीड है, ठीक है। जैसा अगर मैं यहां लिख देता हूं
कि एक ऑब्जेक्ट है बी की मैंने ऐसे लिख दिया 50 मीटर पर सेकेंड। अब आप ही बताइए ये 50 क्या है? ये 50 तो मैग्नीट्यूड है, और ये सेकंड क्या है? मीटर पर सेकंड, ये तो उसका यूनिट हो गया। क्लियर? तो 50 इज द, व्हाट इज 50? 50 इज द मैग्नीट्यूड, 50 इज द मैग्नीट्यूड एंड मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ दिस स्पीड। तो स्पीड को सिर्फ रिलेट करना है मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से नहीं। नो डायरेक्शन, यहां साफ साफ लिख देता हूं मैं, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात हम स्पीड में नहीं करते। कहां करते हैं? अभी आगे बताऊंगा, वेलोसिटी में करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहे। मतलब सर, मतलब ये है कि जैसे मान लो आप ट्रैफिक में चल रहे हो, घर से निकले 10 किलोमीटर तक कोई ट्रैफिक नहीं था, तो आप बहुत फास्ट निकले, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, लेकिन 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको चौराहा मिला, है ना? चौराहा जानते ही हो, ठीक है? चौराहे पे ट्रैफिक बहुत था, अब आपकी रफ्तार क्या हो गई? आपकी गाड़ी की रफ्तार कम हो गई। यानी अभी कुछ समय पहले तक आपकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और अब आपकी स्पीड कम हो गई क्योंकि ट्रैफिक आ गया, नहीं चल सकते ज्यादा तेजी, लड़ जाएंगे। तो यानी समय के साथ हमारी स्पीड जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो, वो ऊपर नीचे यानी कम ज्यादा हो सकती है ना? कुछ समय तक हो सकती है कांस्टेंट रहे, कुछ समय ऐसा हो सकता है कि स्पीड कम हो जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड बढ़ जाए। ट्रैफिक में है तो स्पीड कम हो गई, हाईवे पे आ गए गाड़ी लेकर तो हाईवे पे स्पीड हम बढ़ा दी हमने। तो यानी कि कहने का मतलब जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट हो, वो वेरी कर सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो हम ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? अब आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो कभी कम हो रही है, कभी बढ़ जा रही है, यानी बदल रही है, और स्पीड जब बदलती है तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आई? क्लियर? तो अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो कभी स्पीड तेज हो जाती है, कभी फिर ब्रेक मारना पड़ता है, यानी वो कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार सेट कर दी 50 किलोमीटर पर आवर, क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया। अब मैं अगले 2 घंटे तक उसी 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा हूं, तो 2 घंटे तक मेरी स्पीड क्या थी? कांस्टेंट, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड बदल रही है, वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और मोस्ट केस में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही तो करते हैं। घर में आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो कभी दौड़ते हो, कभी रुक जाते हो, कभी धीरे धीरे चलते हो, तो ये स्पीड बदल ही तो रही है। कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं अपनी स्पीड क्या बताऊंगा? क्वेश्चन समझ में आया? मान लो शुरुआत के 1 घंटे में मेरी स्पीड क्या थी? 40 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 आवर में मेरी स्पीड बढ़ के हो गई 70 मीटर पर सेकेंड, और अगले 1 आवर में मेरी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो यानी 3 घंटे में मेरी अलग अलग रफ्तार थी। स्टार्टिंग के 1 घंटे में मेरी रफ्तार कितनी थी? 40 मीटर पर सेकेंड, मेरी ये स्पीड थी। ठीक है, फिर अगले 1 घंटे में 70 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 घंटे में 15 मीटर पर सेकेंड। यानी पहले स्पीड इंक्रीज हुई 40 से 70, और फिर 70 से 50 यानी स्पीड डिक्रीज हो गई। तो ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि भैया अपनी स्पीड बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? तो ना मैं 40 बोल सकता हूं क्योंकि हमेशा 40 है नहीं, ना मैं 70 बोल सकता हूं, ना मैं 15 बोल सकता हूं। तो मुझे फिर क्या बोलना पड़ेगा?
मुझे इन सभी स्पीड का एवरेज निकालना होगा और फिर मुझे अपनी स्पीड बतानी पड़ेगी और वो स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन में जहां स्पीड कांस्टेंट होती है, तो जब जो स्पीड आपकी थी कांस्टेंट वही आपकी स्पीड हो गई, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमको एवरेज स्पीड बताना होता है, क्योंकि हमारी स्पीड कांस्टेंट तो है नहीं, तो फिर हमें उस स्पीड का एवरेज निकालना होता है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। आइए से एग्जांपल से समझते हैं। वही मैंने बोला कि जैसे मान लो 3 से 4 बजे, 3 से 4 PM 1 घंटे का समय है। हाँ सर, 1 घंटे का समय। क्लियर? इस 1 घंटे में मैं कितना ट्रेवल करता हूं, मैं ट्रेवल करता हूं 50 किलोमीटर। तो मेरी रफ्तार कितनी हो गई बताओ, 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? फिर 4 से 5, ये भी 1 घंटा है, और इस 1 घंटे में मैं कितना ट्रेवल करता हूं, मैं ट्रेवल करता हूं 20 किलोमीटर। तो मेरी रफ्तार कितनी होगी, 20 किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 1 आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। और फिर 5 से 6 बजे यानी अगले 1 घंटे में मैं कितना ट्रेवल करता हूं, मैं ट्रेवल करता हूं, मान लेते हैं कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थर्टी किलोमीटर, तो स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। 1 आवर में 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, स्पीड हो गई। ठीक है, तो इस 1 घंटे में जो स्पीड थी, मेरी स्पीड वो कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर, अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे पूछूं ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। 50 किलोमीटर पर आवर से 20 स्पीड कम हो गई, फिर स्पीड 20 से 30 यानी बढ़ गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो फिर यहां मेरी स्पीड क्या होगी, तो मेरी स्पीड मुझे एवरेज स्पीड बतानी होगी, क्योंकि कोई अगर मैं एक स्पीड बताता हूं 50 बोल दूंगा तो गलत है, क्योंकि इस समय 50 थी, अगले 1 घंटे में तो 50 थी नहीं। तो पूरे सफर, पूरे 3 घंटे में मिलाकर मुझे एवरेज स्पीड निकालना होगा, और वो मेरी एवरेज स्पीड मुझे बताना होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एक्चुअली एवरेज स्पीड निकालते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम एक्चुअली एवरेज स्पीड निकालते हैं। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, देखो अब बताता हूं। एवरेज स्पीड निकालने का एक तरीका बता देता हूं, फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम से, और आपकी पूरे मोशन के दौरान आपकी जो एवरेज स्पीड थी वो निकल के आ जाएगी। अब जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने टोटल कितना समय ट्रेवल किया, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, यानी आप लगातार 3 घंटा मोशन में थे, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 1 + 1 + 1 यानी टोटल 3 आवर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, स्टार्टिंग के 1 आवर में 50, अगले 1 आवर में 20, तो 50 और 20 70, और फिर अगले 1 आवर में 30, तो 70 + 30 100। तो आपने अगले 1 आवर में मतलब 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर पर। ठीक है, 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर, टोटल टाइम हो गया 3 आवर। तो 100 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100/3 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ योर ऑब्जेक्ट, या ऑफ योर कार, या ऑफ योर जो भी जिस गाड़ी पे थे या बाइक पे थे उसकी। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए।
और ये तब होगा जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। और जब आपका मोशन यूनिफॉर्म है तो पूरे यूनिफॉर्म मोशन में आपकी स्पीड वही रहेगी, सेम। तो आपको फिर एवरेज स्पीड नहीं निकालना है, वही जो आपकी स्पीड है वही तो बता देना, वही आपका आंसर है। एवरेज स्पीड वहां निकालनी पड़ती है जहां स्पीड बदलती है, और जहां स्पीड बदल ही नहीं रही है वहां एवरेज स्पीड क्यों निकालेंगे? जो आपकी स्पीड है वही आपका आंसर है स्पीड का। बात समझ में आ गई? चलिए, तो वही चीज यहां लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है कि हम टोटल डिस्टेंस को जो कि ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब इस पे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को आइए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.1। अब यहां बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रेवल करता है कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। ठीक है, तो यहां मैं टाइम लिखता हूं और यहां मैं डिस्टेंस लिखता हूं। ठीक है, तो यहां हो गया आपका स्टार्टिंग 4 सेकंड में कितना चल रहा है, तो 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 16 मीटर, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, और फिर 16 मीटर और ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसको ट्रेवल करने में कितना समय लगा? 2 सेकंड। पहले 16 मीटर 4 सेकंड में चलता है और अगले 16 मीटर उसको चलने में 2 सेकंड लगते हैं। तो स्टार्टिंग के 16 मीटर 4 सेकंड में चल रहा है और अगले 16 मीटर को वो 2 सेकंड में कवर कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर मैं यहां टोटल डिस्टेंस करूं, टोटल, तो टोटल अगर टाइम का टोटल करता हूं तो कितना आएगा? 4 + 2 6 सेकेंड, और डिस्टेंस का टोटल करूं तो कितना आएगा? 32 मीटर। यही तो है, ये हो गया टोटल टाइम और ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालूं? एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाई 6, 5.33। कितना आ रहा है? 5.33 यूनिट मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एवरेज स्पीड है। बात समझ में आ गई? यही आपकी एवरेज स्पीड है और ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद रहेगा ना एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? और यूनिट लगाना मत भूलिएगा, यूनिट नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द ओडोमीटर ऑफ ए कार। ओडोमीटर मतलब अगर आपके पास कार है, घर में कार है किसी के पास, तो आपने देखा होगा जब हम कार चलाते हैं तो उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये कार के स्टीयरिंग के अंदर है ना। कार की स्टीयरिंग के पीछे एक ओडोमीटर होता है, जहां स्पीड वाला कांटा होता है, मीटर होता है, वहीं एक ओडोमीटर होता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल दिखाता है। तो ओडोमीटर हमें कार का या बाइक का किसी का भी ओडोमीटर हमें क्या बताता है? डिस्टेंस ट्रेवल बताता है। तो कार का जो ओडोमीटर था वो कितना रीडिंग पे था? 2000 किलोमीटर पे, ट्रिप स्टार्ट होने से पहले। यानी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में लोग बैठे और अभी गाड़ी शुरू नहीं हुई है, तो गाड़ी का जो ओडोमीटर है उसकी रीडिंग कितनी है? 2000 किलोमीटर। फिर वो चलना शुरू करते हैं, तो चलना शुरू करेंगे तो ओडोमीटर पे रीडिंग बढ़ेगी 2000 से 2001, 2002, 2003, इसी तरह बढ़ते बढ़ते जब उनकी ट्रिप खत्म होती है तो यहां ओडोमीटर पे कितना डिस्टेंस आ जाता है? 2400 किलोमीटर। तो शुरुआत उन्होंने 2000 पे की थी, खत्म उन्होंने 2400 किलोमीटर पे किया, तो कितना चले? डिफरेंस निकालोगे ना। तो डिफरेंस निकालने के लिए अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो आप कैसे निकालोगे? आप यहां 2400 किलोमीटर को और 2000 किलोमीटर को आपस में क्या कर दोगे? डिफरेंस निकालोगे।
क्योंकि शुरुआत यहां से की है, ये आपका इनिशियल रीडिंग है, ये फाइनल रीडिंग है, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं और यहां लिखा है 10 किलोमीटर, और फिर मैं आगे चलता हूं और आगे जहां रुकता हूं वहां लिखा है 12 किलोमीटर। तो मैं कितना चला, 10 से शुरू किया था, 12 पे खत्म किया, तो चला तो 2 किलोमीटर ना। तो कैसे निकाला 2 किलोमीटर, 12 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल रीडिंग। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल आ गया कितना, तो ये आ गया आपका 400 किलोमीटर। क्लियर? ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, यानी 2000 से 2400 किलोमीटर तक चलने में कितना समय लगा, 8 आवर्स लगा। तो पूछा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पास टाइम कितना दिया है, टाइम दिया था 8 आवर। ठीक है, तो अब मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 8 आवर। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4 2 जा और ये 100 और 200 यानी 50 क्या किलोमीटर पर आवर। ये हो गई एवरेज स्पीड, लेकिन किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अब क्वेश्चन में ये भी बोला था कि किलोमीटर पर आवर के साथ साथ मीटर पर सेकंड में भी निकालो। तो एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो आ गई, लेकिन मीटर पर सेकंड में कैसे आएगी, बहुत आसान तरीका है, किलोमीटर में मीटर को बदल दो, किलोमीटर को मीटर में बदल दो और आवर को सेकंड में बदल दो, तो किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा, आवर सेकंड में बदल जाएगा, तो आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो आइए बदलते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 किलोमीटर में देखूं तो कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 50 किलोमीटर में 50 इंटू 1000। ठीक है, तो यहां मैं दूसरा एक एवरेज स्पीड निकालता हूं, तो टोटल डिस्टेंस मीटर में कितना लिखूंगा, बताओ कितना लिखूंगा। अगर इसको मुझे लिखना होगा तो 50 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 50 किलोमीटर में 50 इंटू 1000 मीटर, ये हो जाएगा 50 इंटू 1000 मीटर। तो डिस्टेंस मेरा आ गया किसमें, मीटर में। और टाइम मुझे कितना रखना है, टाइम यहां 1 आवर है, इस टाइम को मत देखो, मेरा फाइनल किलोमीटर पर आवर आ गया ना, तो मैं इसको बदल रहा हूं, किलोमीटर को मीटर में बदल रहा हूं और आवर को सेकंड में बदल रहा हूं। तो इस पे ध्यान रखो, किलोमीटर को मीटर में बदलना है 1000 से मल्टीप्लाई, 1 आवर को सेकंड में बदलना है, तो 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 इंटू 60 कर दूंगा, 60 इंटू 60 कर दूंगा, तो ये सेकंड आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये मेरा आंसर किलोमीटर पर आवर में तो आ गया, और ये मेरे एवरेज स्पीड है मीटर पर सेकंड में। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.88 मीटर पर सेकेंड। एनसीईआरटी में इसको राउंड ऑफ करके 13.9 लिखा है, आप देखना एनसीईआरटी में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7.2 मोशन चैप्टर का, तो वो भी सही है, ये भी सही है, उसने राउंड ऑफ कर दिया, मैंने एग्जैक्ट लिखा है। तो कभी अगर ऐसा आ जाए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो बात समझ में आ गई कैसे बदलेंगे। भाई किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड है। तो बस किलोमीटर की जगह मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और आवर को मैंने 60 इंटू 60 से कर दिया, तो आपका ये 50 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में देखा जाए तो ये बन गया। तो ये रहा मेरे दोनों क्वेश्चन के आंसर, एक ये किलोमीटर पर आवर में
और 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, अभी तक स्पीड में मैंने क्या बोला था? अभी तक स्पीड में मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, डायरेक्शन कहीं नहीं था। 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, किसी ने नहीं पूछा किधर सर, किस डायरेक्शन में। तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दें, जोड़ने का मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, तो अब आप देखो मैंने क्या किया, मैंने कमाल की चीज कर दी। इस स्पीड यानी स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ मैंने डायरेक्शन जोड़ दिया। और जब स्पीड के साथ आप क्या जोड़ दो, डायरेक्शन जोड़ दो, तो ये बन जाता है वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर इसको पूरा पढ़ेंगे 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी है। और अगर आप केवल 60 किलोमीटर पर आवर बोलोगे तो ये स्पीड। स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताते, लेकिन वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, और उसके साथ हम उसका डायरेक्शन जोड़ दें तो वो वेलोसिटी बन जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी था कि स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दें तो क्या हो जाता है, स्पीड वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बताना है और स्पीड में हमने डायरेक्शन भी बता दिया, तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई। जैसे शादी में कोई पूछे आपसे कि भाई उसके शादी में जा रहे हो, क्या बना है, तो आपने एक आंसर देते, वेज बना है ना, वेज बना है, वेज खाना बना है, यानी शाकाहारी बना है। लेकिन अगर आप ये बताओ कि वेज में तंदूरी है, पालक पनीर है, पनीर कोफ्ता है, मिक्स वेज है, मिस्सी रोटी है, दही बड़ा है, मिठाई है, सलाद है, यानी कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हो। ठीक उसी तरह अगर मैं स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता दूं तो मतलब मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से क्या निकल कर आएगा, स्पीड प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी। ठीक है, तो द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ क्या, ऐसी क्वांटिटी जो दोनों चीजों को बताए। कौन सी दो चीज को, स्पीड यानी मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी। तो स्पीड, ऐसी क्वांटिटी जो स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बताए और उस स्पीड का डायरेक्शन भी बता दे, उस क्वांटिटी को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे यहां लिखा है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी, कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो यहां स्पीड में केवल क्या था, मैग्नीट्यूड था, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब अगर आप ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लोगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ईस्ट को माइनस ले लोगे तो वेलोसिटी का साइन माइनस हो जाएगा। तो स्पीड हमेशा प्लस में होता है, लेकिन वेलोसिटी माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो अपने आप लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये राइट, ये लेफ्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, अगर मान लो वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो स्पीड और डायरेक्शन क्या हो गया, वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि हमने मान लिया है कि राइट डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी उसको पॉजिटिव लेंगे। तो इसका मतलब वेलोसिटी का साइन प्लस माइनस हो सकता है, स्पीड का साइन हमेशा प्लस होता है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताते, जिधर डिस्टेंस ले लो, मतलब जिधर स्पीड ले लो उधर पॉजिटिव ही रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना है कि स्पीड विद डायरेक्शन क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। ठीक है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। तो ये आपकी वेलोसिटी की क्या हो गई, डेफिनेशन। बच्चों इसको याद करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में आ सकता है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन हो, इन
मूविंग इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। चलो, हाउ वेलोसिटी कैन बी चेंज, वेलोसिटी को बदल कैसे सकते हैं? तो वेलोसिटी का मतलब स्पीड और डायरेक्शन। तो अगर मैंने स्पीड को बदल दिया तो भी वेलोसिटी बदल गई, अगर मैंने डायरेक्शन को बदल दिया तो भी वेलोसिटी बदल गई, और अगर मैंने स्पीड और डायरेक्शन दोनों को बदल दिया तो भी वेलोसिटी बदल गई। यानी 3 तरीके से वेलोसिटी को बदला जा सकता है। पहला बाय चेंजिंग स्पीड, दूसरा बाय चेंजिंग डायरेक्शन, और तीसरा बाय चेंजिंग बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। जैसे कि पहला समझो, पहला कैसे इसको मैं समझाऊं, बहुत इजी है, समझ लो। देखो, जैसे मान लो कार है, ठीक है, कार की जो वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकेंड थी। किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। अब कार की जो वेलोसिटी है, ठीक है, कार की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में ये क्या है? ये तो स्पीड हो गई। अब कार की जो स्पीड है वो 40 से बढ़कर हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन राइट डायरेक्शन, ये भी राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो स्पीड बढ़ के हो गई 40 से 60। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्शन नहीं बदला, लेकिन क्या बदल गई? स्पीड बदल गई। तो अगर हमने स्पीड को चेंज कर देंगे तो क्या वेलोसिटी बदल जाएगा? हाँ, पहले हम वेलोसिटी क्या बोल रहे थे? 40 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, लेकिन अब मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? 60 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी 40 से 60 हो गई। तो कैसे हो गई? क्योंकि हमने स्पीड को बदला, डायरेक्शन नहीं बदला। डायरेक्शन यहां भी राइट था, यहां भी राइट था। लेकिन अब दूसरा केस ले लो कि मान लो एक कार थी, वो 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से किधर जा रही थी? राइट डायरेक्शन में। अब कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, उसकी जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, लेकिन किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन। तो मैंने स्पीड तो नहीं बदला, यहां भी 40, यहां भी 40, लेकिन डायरेक्शन बदल दिया। पहले राइट डायरेक्शन में जा रही थी, अब लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है। तो वेलोसिटी बदल गया ना। कैसे बदल गया? हमने डायरेक्शन को बदला तो वेलोसिटी बदल गई। स्पीड वही है 40 मीटर, लेकिन स्पीड के साथ डायरेक्शन भी तो लेते हैं इस वेलोसिटी में, तो डायरेक्शन तो अब बदल गई, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी भी बदल गई। और अगर दोनों बदल दे, दोनों कैसे? कार जा रही थी राइट डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, अब कार की जो डायरेक्शन हो गई वो लेफ्ट डायरेक्शन हो गई, और कार की स्पीड हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देख रहे हो स्पीड भी बदल गया और डायरेक्शन भी बदल गया, तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या हो गई? बदल गई। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है वेलोसिटी को बदलने की, 3 तरीके हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरिएबल स्पीड, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरिएबल स्पीड, यानी कि कोई सीधे रास्ते पे चल रहा है, उसकी स्पीड बदल रही है, नहीं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हम उसका अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तरीका वही है जैसा एवरेज स्पीड का था, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों सेम है, लेकिन तभी जब ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करे? स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, ठीक है। और यहां एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? एक तरीका तो यही है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दो, एक तरीका और है। मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। तो अगर आपको
एवरेज स्पीड निकालना है तो आप क्या करोगे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहां से यहां तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, ये ना टोटल डिस्टेंस टोटल और टाइम टोटल। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला सेम है, दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ तभी सेम होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहा है ना, तो फिर आप दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं लगा सकते। ठीक है, अब ये जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा बदल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? मतलब ये फॉर्मूले को हम थोड़ा बदल भी सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, आइए देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है आपको, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक तरीका और है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। सिंपल, बहुत सिंपल, ना आपको डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ना टाइम की जरूरत पड़ेगी। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो बस आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी देख लो, ठीक है, और आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा था? वेरिएबल स्पीड वाला। वेरिएबल स्पीड मतलब रफ्तार बदल रही थी। पहले उसकी स्पीड क्या थी? u, बाद में उसकी स्पीड क्या थी? v। लेकिन दोनों मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? राइट डायरेक्शन में हो रहा है। तो मैंने स्पीड के साथ क्या जोड़ दिया? डायरेक्शन। तो अब ये क्या बन गया? u और v, वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, फाइनल क्या है? ये v। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना को कहे, तो मैं एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करूंगा? उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, मेरा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। और अगर मुझसे कहेगा कि इस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालो, तो फिर वही मैं जो हमने अभी पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो मैं उस फॉर्मूले से एवरेज स्पीड निकालूंगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा क्योंकि ये शॉर्टकट है। लेकिन ध्यान रखना है, ये तभी अप्लाई होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन कर रहा है, सीधे जा रहा है, तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स है। तो जो स्पीड हो गई वही वेलोसिटी हो गई। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इन द केस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time। यानी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगर और वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट सीधे पाथ पर एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहे, तो आप उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ गई? क्लियर? एकदम क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक चीज ये भी समझ लो कि एवरेज वेलोसिटी का यूनिट, तो ऊपर क्या है? वेलोसिटी मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो जो स्पीड की यूनिट होगी वही तो वेलोसिटी की यूनिट होगी। तो स्पीड के कई सारे यूनिट हो सकते थे जो मैंने पढ़ाए थे, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड की यूनिट होती है वही वेलोसिटी की, या कह लो एवरेज वेलोसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, दैट इज मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट अलग नहीं होती, सेम यूनिट होती है।
बात समझ में आ गई? तो जो आपने स्पीड की यूनिट पढ़ी थी याद करो, बताया था स्पीड की 3 यूनिट, यही 3 यूनिट किसकी भी होती है? वेलोसिटी की। तो अगर आपसे कोई कहे वेलोसिटी की यूनिट लिखो, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज यहां मुझे यह भी बताना जरूरी है कि अब आपको इतना तो समझ में आ गया, आपको इतना समझ में आ गया कि स्पीड अगर निकालना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है। इन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड यानी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज ये भी देखना है कि अगर स्पीड का फॉर्मूला देखें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, स्पीड की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं होता, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ये ध्यान रखना है आपको। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, और एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है? टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन चाहे स्पीड निकालो चाहे वेलोसिटी निकालो, यूनिट सेम होती है। ठीक है, अब जरा यहां एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया है कि उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो कितनी है? ये जो लेंथ है ये आपकी 90 मीटर। तो उषा क्या करती है? 180 मीटर कवर करती है। अब आप कहोगे सर 90 मीटर लंबा पूल है तो 180 मीटर कैसे कवर करेगी? कवर ऐसे करेगी कि उषा यहां से शुरू करेगी, पहले 90 मीटर ऐसे जाएगी राइट डायरेक्शन में और फिर 90 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी और जहां से चली थी वहीं आ जाएगी। तो 90 और 90, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? अब आपसे कोई टोटल डिस्टेंस कहे तो कितना बताओगे? उषा ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो कहोगे कि 90 जाना 90 आना, यानी 90 प्लस 90 हो जाएगा कितना? 180 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, उषा का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस। अब जहां से चली उषा वहीं आ गई, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर है। और मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पे होगा, तो उसका डिफरेंस क्या आएगा? 0, और वही डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट उषा का क्या आया? 0 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी। तो पहले देख लेते टाइम कितना लगा। तो 90 जाना 90 आना, यानी टोटल 180 मीटर में उसको कितना समय लगा? 1 मिनट समय लगा। तो यहां उषा को जो टाइम लग रहा है वो 1 मिनट लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सॉरी, ये मैंने किलोमीटर लग दिया, ये जो पूल की लेंथ है ये मीटर में, 180 मीटर 0 मीटर, ये मीटर में। अब मुझे याद है कि मीटर के साथ टाइम का कौन सा यूनिट रखते हैं? सेकंड। अब यहां टाइम मुझे क्वेश्चन में मिनट में दिया है, तो मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे और अगर सीधे टाइम की जगह 1 मिनट रख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर के साथ आवर, मीटर पर सेकंड यानी मीटर के साथ सेकंड रखना है टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस मीटर में ले रहे हैं तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, तो हमने इसीलिए 1 मिनट को सेकंड में बदल दिया। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अब मुझसे पूछा है एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या तरीका, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? याद आ गया? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ उषा ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? तो 90 जाना 90 आना, यानी 90 मीटर प्लस 90 मीटर यानी 180 मीटर। तो हमारा उषा का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 180 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा? 1 मिनट को 60 सेकेंड में लिखेंगे, तो ये 0 0 कट गया, ये आ जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड। ये उषा की एवरेज स्पीड थी, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब आप ही बताइए, वेलोसिटी में हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं, ये आपको मैंने अभी पढ़ाया था। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी में भी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट तो टोटल 0 ही है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखूंगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो 0/60 मतलब 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। अब समझ में आया कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंस क्या है? क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को लेके चलते हैं, इसीलिए मैंने यहां डिस्प्लेसमेंट निकाला था, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है? क्योंकि उषा जहां से चली थी वहीं वापस आ जाती है। स्विम्स शी कवर्स 180 किलोमीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। ऐसे गई फिर वापस वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और वेलोसिटी निकालो, चाहे एवरेज वेलोसिटी निकालो, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। डिस्टेंस का यूज कहाँ करते हैं? स्पीड में। तो एवरेज स्पीड में हमने डिस्टेंस का यूज किया, हमने एवरेज स्पीड निकाल ली 3 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट का यूज किया और हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस तरीके से हमने ये लेक्चर, ये टॉपिक भी पढ़ लिया, जहां हमने स्पीड की यूनिट, एवरेज स्पीड को निकालने का फॉर्मूला, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला और कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े। आई होप कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अड्डा 24/7 फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।